गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अपन ने पिछली क्लास में ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन के बारे में देखा था और उसके मैंने 2 लेक्चर लिए थे। ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन के समय क्या क्या चीज़ें होती थी। सबसे पहले अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो GLC की जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर जो है आप एक बार मेरे पुराने वीडियोस को देख लें, तो जो भी आपका छुटा हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो है अपन ऋग्वेदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड अपन ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। तो अब इसके बाद अपन लेटर वैदिक पीरियड, जो ऋग्वेद के बाद जो 3 वेद आए थे उसके समय की सभ्यता और उसके समय क्या क्या डेवलपमेंट था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, सोशल सिस्टम क्या था, रिलीजियस सिस्टम क्या था, इकोनॉमिकल सिस्टम क्या था, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से जो है ये लगभग 400-500 साल तक ये समय जो है ये चला, ठीक है। और उस समय जो है क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसको अपन इसमें देखेंगे। वही है, मैं MPPSC मैथ्स की हिस्ट्री की क्लासेस ले रहा हूँ। तो आप जो है पढ़ने का तरीका अपना सेम रहता है। ये आज अपन लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ने का तरीका आपको पता है, जो अपन ने शुरू वाली क्लास से देख रहे थे। सबसे पहले अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करा था और फोकस इन सारी चीज़ों पे अपन ने दिया था। चाहे 3 नंबर के क्वेश्चन आए, 5 के आए, 11 के आए, अपने पास सारे डिटेल उसमें थी। उसके बाद जो है अपन ने वैदिक पीरियड के बारे में देखा। वैदिक पीरियड भी बोल सकते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड भी बोल सकते हैं, पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड भी बोल सकते हैं, पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन पीरियड भी बोल सकते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड भी बोल सकते हैं। ये 4-5 नामों का मतलब वही की होता है कि हड़प्पा के बाद वाला जो जो पीरियड आया था जिसमें आर्यंस का भारत में इन्वेजन हुआ था इंडिया में, और उस हिसाब से जो है कैसे कैसे उनके आने से अलग अलग चीज़ों में मतलब डेवलपमेंट हुआ, उन सबको जो है अपन ने वैदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड में देखा था, ठीक है ना। आर्यंस के इन्वेजन के बाद भारत में क्या क्या चेंज आए, तो अपन ने इन सब में ये सारी चीज़ें फोकस करी थी कि ऋग्वेदिक पीरियड में सोशल सिस्टम कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। सोशल सिस्टम में अपन ने कलर, वुमेन्स की कंडीशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस ये सारी देखी। पॉलिटिकल सिस्टम में अपन ने एडमिनिस्ट्रेशन देखा, बुक्स, वॉर वगैरह ये सारी चीज़ें देखी। इकोनॉमिक सिस्टम में अपन ने ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीज़ें देखी। कल्चर में भी अपन ने सब चीज़ें देखी। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये अपन ने देख ली थी। तो अपने 2 मेन टॉपिक कवर हो गए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड। अब जो है तीसरा टॉपिक जो अपना आज से जो चालू हो रहा है वो है पोस्ट वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड। ये सब का मतलब एक ही है कि ऋग्वेद के बाद का जो समय था 500-600 साल का, उस समय क्या क्या डेवलपमेंट हुए इन सभी सेक्टरों में, ठीक है ना। और इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आई हैं, ठीक है ना। तो आपको मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे ज़्यादा एक मिनट ठीक है। तो मेंस अगर अपन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अपना फोकस जो रहेगा वो जो 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चन लिखने को आते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको इंडस वैली भी इस डिटेल में लिखवा दिया है सारे टॉपिकों को। वैदिक पीरियड भी अपन ने बहुत डिटेल में देख लिया था, ऋग्वेदिक पीरियड भी। अब जो अपन पीरियड देखने वाले हैं वो है पोस्ट वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। इसको देखेंगे अपन। तो आज ये टॉपिक चालू कर रहे हैं। तो अपन ने ये देख लिया था कि भैया ऋग्वेद के समय जो आर्य लोग भारत में आए थे, ठीक है ना, और जो इंडिया में आए थे अलग अलग कुनबे, उन्होंने यहाँ पर आके क्या क्या डेवलपमेंट किया और उनके अनुसार जो है अलग अलग थ्योरियाँ थी। सबसे पहली चीज़ वो कहाँ कहाँ से आए थे ये सब अपन ने देखा, उनके बारे में पॉलिटिकल सिस्टम, लिटरेचर वगैरह ये सारी चीज़ें अपन ने उस ज़माने में देखी। ऋग्वेद के समय मंडल कितने थे, ठीक है, कंडीशन ऑफ वुमेन्स, ठीक है ना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या वगैरह थी। अब लेटर वैदिक पीरियड आते आते क्या हुआ था, ठीक है ना, तो धीरे धीरे जो है समाज में एक अलग तरीके से बढ़ना चालू हो गया था। उसके बारे में देख लेंगे तो थोड़ी सी बेसिक डिटेल। लेटर वैदिक पीरियड और पेंटेड ग्रे वेयर फेज, ये इस टर्म का मैं मतलब आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जब अपन डिटेल में देखेंगे तो इसको मतलब माना जाता है 1000 BC से 600 BC तक, ठीक है। ये 400 साल का पीरियड होता है। पर अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं कहीं पे किताबों में जो है इसका पीरियड कभी कहीं कहीं पर ये भी लिखा रहता है
ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ऐसी है क्योंकि उस ज़माने में इतना कोई फिक्स टाइम वो तो था नहीं कि डेट वगैरह होती थी। तो अब ये सब चीज़ें सब सोच समझ के इसी प्रकार से बनाई गई कि उस वाले उस पीरियड को जो है इन्होंने रखा। कहीं कहीं पर आपको ये समय मिलेगा, कहीं कहीं पर ये मिलेगा, पर मोटा मोटा ये वाला समय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए अपन इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक पीरियड के बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जोग्राफिकल, ठीक है ना। जब आर्य लोग भारत में आए थे ऋग्वेद के समय, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद में जब आर्यों का इन्वेजन हुआ था 1500 BC में, तो उस समय मैंने सारी चीज़ें टेबल में बना दी है कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, जो ऋग्वेद वाला जो समय था उस समय क्या क्या स्थिति थी, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, सोशल कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, रिलीजियस कंडीशन क्या थी, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन क्या थी। बाद में उसी से कंपेयर करते हुए टेबल में लेटर वैदिक पीरियड की भी मैंने कंपेयर करके लिख दिया है। तो इससे याद करना भी आसान हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, नंबर भी डले हुए हैं, तो आपको एज इट इज़ बस जितना याद रह जाए। ये सारे नोट्स आप अपने हिसाब से बना लें। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये सफिशिएंट है, कंप्लीट चीज़ें हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं से पढ़ रहे हैं आप या दोबारा मेंस दे रहे हैं तो इन चीज़ों को एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लें। जो चीज़ें आपको लगती कि एड ऑन करना है, ये चीज़ें मेरे पास नहीं है, तो उसको यहाँ से आप उठा लें, ठीक है। ये तरीका है। तो अपन देखेंगे जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। ये अपन ने मेरी पिछली क्लास में ये सब करवा दिया था अर्ली वैदिक पीरियड का, परंतु अब मुझे बाद वाला लेटर वैदिक पीरियड का ज्योग्राफिकल लोकेशन बताना था, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया कि वो भी वापस से मैंने पूरा लिखा है उसको कंपेयर करते हुए, ताकि इसको समझने में आसानी हो, बस इसलिए ये लिखा गया है और याद करने में भी आसानी होगी। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपके लिए ये याद करना आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने को देखना है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन से अपन चालू करेंगे, 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। ये अपन ने देखा था, ये आपको याद भी होगा, बस एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखिए मैंने ज्योग्राफिकल लोकेशन पहले वैदिक पीरियड वाली, बाद वैदिक पीरियड वाली, सोशल लाइफ पहले अर्ली वैदिक लेटर वैदिक, ठीक है, ये सारा पॉइंट सोशल लाइफ के। फिर वो सारे पॉइंट वाइज है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैरिजेस भी हैं। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे इकोनॉमिकल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, इन सबको भी टेबल वाइज बना दिया है ताकि आपको याद करना में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो और चीज़ें जल्दी जल्दी अपने हो जाए। तो अपन देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन बिटवीन, अब ये क्वेश्चन सीधा 11 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है कि बताओ भैया कि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो आर्य वगैरह आए थे शुरुआती में आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, और बाद में मतलब वेदों के शुरुआत से वेदों के अंत तक जो ड्रिफ्ट है, ठीक है ना, वो किस तरफ जो है गया। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक पीपल्स ऑफ आर्यन सेटल्ड इन द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये अपन ने पहले भी देखा था, जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन थी उसमें आर्य जो लोग थे वो ऐसा माना जाता है कि जो 7 रिवर्स का जो सिस्टम था, ठीक है ना, सप्त सिंधु स्टेट जिसको बोलते थे, उसमें जो है उनका इन्वेजन हुआ और वो लोग आए, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी नदियाँ थी? सिंधु नदी थी, वितस्ता थी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती या घग्गर। इन जो है नदियों पे जो है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के लोग भारत में आकर रहे। दूसरा, देयर रीजन्स कवर्ड प्रेजेंट डेज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। जो अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग थे, शुरुआती जो आर्यन आए थे, वो अफगानिस्तान, पंजाब और हरियाणा में रहे, ठीक है ना। वो यहाँ तक उनका एक्सटेंशन था। ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब ये लोग जो आए थे वो अर्ली वैदिक पीरियड के समय जो लोग थे वो कहाँ कहाँ रहे थे, तो वो अफगानिस्तान से लेकर हरियाणा तक फैले हुए थे, ठीक है ना, उस पूरे बेल्ट में ये लोग रहा करते थे, ठीक है। और मेनली जो इनकी प्रेजेंस थी वो जो 7 नदियों वाला कंसेप्ट था, जो 7 नदियों वाला जो है वो उसी पे थी। उसके बाद जो सिंधु नदी बहुत ज़्यादा मेंशन की गई थी ऋग्वेद में, और सरस्वती जो है वो सबसे होली नदी या पवित्र नदी उसको माना गया था, सरस्वती नदी को। सरस्वती वैली वाज कॉल्ड भरमावर्ता, नो मेंशन इन हिमालय और गंगाज, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखना कि हिमालय और गंगास के बारे में इसमें जानकारी नहीं मिलती है अर्ली वैदिक पीरियड में। सिंधु नदी के बारे में जानकारी सबसे ज़्यादा मिलती है, और एक सरस्वती नदी के बारे में जानकारी मिलती है, और वो नदी को सबसे ज़्यादा होली रिवर या पवित्र नदी माना जाता था, सरस्वती नदी, जो कि अब रेगिस्तान में कहीं पे खो गई है, उसकी अब प्रेजेंस नहीं है।
तो ये है शुरुआती जोग्राफिकल कंडीशंस अर्ली वैदिक एज की। जब धीरे धीरे वेद चेंज हुए, मतलब अपन 1500 से लेकर, पेन ले लेता हूँ मैं, ये आप मान लीजिए ये जो पीरियड है ये 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का है, मोटा मोटा है ना, मोटा मोटा। एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ है, ठीक है ना। ये वो पीरियड था जब 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी वाला पीरियड में लोग कहाँ कहाँ रहे उनके बारे में डिटेल। अब 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक में जो इंडस्ट्रियल जो पॉपुलेशन थी वो किस तरफ गई और किस तरफ उसने रहना चालू किया। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर्यंस मूव्ड फर्दर ईस्टवर्ड, ठीक है ना, वो और ईस्ट की तरफ बढ़े, ऑक्यूपाइड द होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया, और उसने पूरा जो है नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत को घेर लिया विद द हेल्प ऑफ फायर एंड आयरन। मतलब लेटर वैदिक पीरियड में जो है आयरन की खोज और आग की खोज, आग की तो थी सही, आयरन की खोज हो चुकी थी, और आयरन की खोज से ही उन्होंने हथियार बनाए होंगे लोहे से, और उन हथियारों से ही उन्होंने क्या किया होगा, जंगल काटे होंगे और जंगलों से रास्ता बनाया होगा, ठीक है ना। पहले से रोडे वोड़े तो होती नहीं थी, हाईवे, सब तरफ जंगल ही जंगल था, तो उनको साफ, भयंकर घने जंगल होते थे, तो उनको साफ करते हुए जो है उन्होंने रास्ता बनाया होगा। इसलिए लोहे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और लोहे के साक्ष्य भी मिले हैं कि लेटर वैदिक पीरियड आते आते जो है 600 बीसी तक, या 1000 बीसी से 600 बीसी वाला जो पीरियड होता है वहाँ तक आते आते जो है लोहे की खोज उन लोगों ने कर ली थी। तो ये लोग अफ़गानिस्तान से जो है, अफ़गानिस्तान से हरियाणा तक आए, और ये लोग हरियाणा से आप समझ लो कि और उधर चले गए, हरियाणा से उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए बंगाल तक पहुंच गए, ठीक है ना। तो ये जो पीरियड लेटर वैदिक पीरियड में लोग उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ सतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना, एक ब्राह्मण मैंने कल आपको बताया था, ठीक है ना, जो लास्ट क्लास में ब्राह्मण क्या होते हैं, एक प्रकार का जो है स्क्रिप्ट है, एक प्रकार की जो है दस्तावेज है, उसमें जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण। उसमें क्या लिखा हुआ है, माधव स्टार्टेड द रिवर फ्रॉम द रिवर सरस्वती, क्रॉस द रिवर गंडक, लीडिंग द नेम ऑफ एरिया विदेता। एक व्यक्ति है, सतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि एक माधव नाम की व्यक्ति ने सरस्वती नदी से चालू होते हुए, स्टार्ट करते हुए गंडक नदी तक का रास्ता, गंडक नदी को क्रॉस किया, मतलब वो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, गंडक नदी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी कि इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वेस्टर्न गंगा वैली वाज कॉल्ड आर्यव्रत, ठीक है ना, जो गंगा का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको आर्यव्रत कहा गया। अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन, सेवरल हिमालय पीक्स एंड विंध्याचल माउंटेन्स आर मेंशन। तो जो लेटर वैदिक स्क्रिप्ट थे या जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उनमें जो है हिमालय के बारे में और विंध्याचल माउंटेन, ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश में भी है, तो उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के समय ऐसा नहीं था, यहाँ पे लिखा भी है, इन लोगों को हिमालय और गंगा के बारे में पता नहीं था, पर ये जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की और उस तरफ बढ़े, ठीक है ना, बिहार की तरफ, तो उस वहाँ पे तो गंगा बहती है, ठीक है, और हिमालय है ऊपर, तो हिमालय और विंध्याचल माउंटेन जो नीचे है उनके बारे में भी लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया, मतलब वो लोग अब आगे बढ़ रहे थे इस तरफ। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन अपन ने देखी कि शुरुआती जो लोग थे वो सप्त सिंधु जो स्टेट था, 7 नदियों वाला जो एरिया था, ठीक है ना, उसी एरिया में बसते थे। मोस्टली जो है अफगानिस्तान से हरियाणा पंजाब वाला जो एरिया मोस्टली है ना, जो है सिंधु नदी वाला जो एरिया था, इंडस नदी का, वहाँ पर बसते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पे जो है कुछ लोग आप बढ़ते गए होंगे, जनसंख्या बढ़ती गई होगी, यहाँ पे रिसोर्सेज ख़त्म होते गए होंगे, तो लोग जो है खाने की तलाश में, किसी और चीज़ की तलाश में और आगे बढ़े, ठीक है। तो वो भारत में जो है पूर्व की तरफ बढ़े, और इस तरफ जो है उन्होंने ये सब चीज़ें देखी जिनकी जानकारी अपने को इनके स्क्रिप्ट में या बाद में मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो ये जोग्राफिकल हो गया, ठीक है ना। तो जोग्राफिकल में अगर आता है तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि यहाँ पहले ये लोग यहाँ रहते थे, ये डेवलपमेंट था, बाद में ये लोग यहाँ आए, ये डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे सोशल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड और सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैंने कल पढ़ा दी थी। अर्ली वैदिक पीरियड में पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, वो वीडियो देख लें आप। उस वीडियो को देखने पे ये सब चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जाएगी। जब उसको देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी से कंपेयर करते हुए ये चीज़ें भी अपने आप आपको दिमाग में अटक जाएगी, तो उसमें आपको मेहनत कम लगेगी और याद ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसको टेबल में बनाया गया है, नहीं तो मैं इसको ऐसा का ऐसा भी लिख सकता था एक के नीचे एक, तो पर उसमें फिर अपने को इतना आउटपुट अच्छा मिल नहीं पाता, तो इसको मैंने पूरा टेबल के फॉर्म में बना दिया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें ऐसे,
ठीक है। तो सोशल लाइफ के बारे में देखेंगे तो सोशल लाइफ कैसी थी भैया, तो कम्युनिटीज कंप्राइज्ड ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड जनाज, ये अपन ने कल देखा था, ठीक है ना, ये अपन ने कल देखा था कि एक जनाज जो जनजाति होती थी उसको जन कहा जाता था, ठीक है। और जो समाज की सबसे जो छोटी यूनिट होती थी फैमिली, ठीक है ना, वो फैमिली जो है मिलके एक विश बनाती थी और वो बहुत सारे विशेष मिलकर जो है अपने जो फैमिलीज होती थी उसको कुल बोलते थे, और वो कुल बहुत सारे मिलकर, ये अपन ने देखा था कि कुल मिलकर जो है विश बनाते हैं और विश मिलकर जो है वो जनजातीय जना बनाते हैं। ये हिरार्की थी फैमिलीज की। तो वहाँ पे अभी वही लिखा हुआ है, सोसाइटी द कम्युनिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ द पॉपुलेशन कॉल्ड जनाज, है ना, जना मतलब जनजाति होती थी। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू आर्यंस एंड नॉन आर्यंस। शुरुआती दौर में वहाँ पे आर्यंस भी आए थे और नॉन आर्यंस तो यहाँ पर रहते ही थे, ठीक है ना। तो उन लोगों के दोनों का मिला जुला एक सोशल स्टेटस वहाँ पे था। नॉन आर्यंस जो थे उनको दासाज और दास्यूज बोलते थे, ये चीज़ें अपन ने देखी है, ठीक है ना। आर्यंस और सॉफ्ट टुवर्ड्स दासाज, मैंने आपको बताया था कि दासाज के साथ उनकी लड़ाइयाँ कम हुई है और ऋग्वेद में उनके बारे में कम जानकारी मिलती है। पर जो दास्यूज थे उनको उन्होंने, जो भारत के दास्यूज लोग थे उनको उन्होंने इतना मारा, आर्य लोगों ने दौड़ा के मारा, और उन्हीं से सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं और उन्हीं से सबसे ज़्यादा दुश्मनी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। दो प्रकार के लोग भारत में पाए जाते थे, दासाज और दास्यूज, ये जनजातियाँ होती होगी, ठीक है ना। उसके बाद है जो सोसाइटी थी वो इगेलिटेरियन थी। इगेलिटेरियन मतलब समतावादी होता है। सोशल डिफरेंसेस वर नॉट शार्प, जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं थे। समाज में कोई भी काम, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता था। ऑक्यूपेशन किसी जाति धर्म से रिलेटेड नहीं था। ये सब चीज़ें अपन पिछली क्लास में डिटेल में देख चुके हैं। आप को अगर और डिटेल में देखना है तो एक बार उसको वीडियो को जाके देखें, जो PDF है उसके साथ ही दे दी गई थी, ठीक है ना। तो उसको नोट्स के लिए आप प्रयोग करें, यूज़ करें उसको, ठीक है ना। उसके बाद स्लेव्स वर यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्सन नॉट फॉर द एग्रीकल्चर, जो गुलाम थे उनका प्रयोग किया जाता था घर के काम करने के लिए, साफ सफाई वगैरह, ठीक है ना, परंतु खेती के लिए नहीं किया जाता था। द टर्म वर्णा यूज्ड इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद के समय मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, वर्ण शब्द का अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। और वर्ण का मतलब केवल था कलर से, ठीक है ना। जो आर्य लोग आए थे वो लोग सफ़ेद थे, ठीक है ना, वाइट थे थोड़े से कलर में, और जो यहाँ के लोग हुआ करते थे वो थोड़े से ब्लैक, जैसे अपने होते हैं नॉर्मल लोग, थोड़ा सा गेहूँवा रंग वाले वैसे होते थे। तो उन दोनों में डिफरेंस था। तो उन लोगों ने ये वर्ण सिस्टम कि हम गोरे हैं ये काला है, तो वो बेसिस पे जो है थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन को अपन ने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में। और वो यहाँ लिखा हुआ है, द टर्म वर्ण यूज्ड इन ऋग्वेद कंप्लीटली विद द रेफरेंस ऑफ ओनली आर्यंस एंड दासाज, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हुई। एक मिनट, क्लियर है बात। दासाज हैविंग रेस्पेक्टिव फेयर्स एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन, वही लिख रखा है। ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज पैट्रिनियल एंड बर्थ ऑफ द सन वाज साउट आफ्टर, ठीक है ना। तो जनरली जो थी वहाँ पे मैंने देखा था कि जो था पिता जो होता था, जो पुरुष होता था वो घर का प्रधान होता था, मुखिया होता था, और बच्चा में जो सन होता था, पुत्र होता था, उसकी डिमांड ज़्यादा थी। हालांकि लड़कियों की डिमांड कम थी, पर लड़कियों को भी बहुत सारी छूट दी गई थी। वो असेंबलीज में जा सकती थी, वो लिख पढ़ सकती थी, और अपन ने 4-5 जो है उन विदुषियों का, उस ज़माने की जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर वाली महिलाएं होती थी उनको अपन ने देखा था कि उन्होंने, वो लिख भी सकती थी, पढ़ भी सकती थी, वो असेंबलीज अटेंड भी कर सकती थी। मतलब महिलाओं की स्थिति उतनी बुरी नहीं थी, वो अच्छी स्थिति में थी, वो सब काम कर सकती थी। परंतु जो मेन था वो जो था पुरुष का जो है वर्चस्व था, ठीक है ना। उसके वो यही बोल रखा है, ठीक है ना। बाद में देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ठीक है ना। तो लेटर वैदिक पीरियड में अपन देखेंगे विजिबिलिटी ऑफ 4-फोल्ड वर्णा, धीरे धीरे क्या हुआ, वर्ण सिस्टम बदल गया। पहले अर्ली वैदिक पीरियड में कलर के बेसिस पर डिफरेंसेस होते हैं कि ये काला है, ये सफ़ेद है, ठीक है ना, इस प्रकार से। परंतु जैसे जैसे वैदिक पीरियड जो है बढ़ता गया, मतलब 1500 से लेके 1000 BC तक तो ये है, और 1000 BC से 600 BC तक ये है। तो जैसे जैसे 1500 से लेकर 600 BC तक आते आते गए, तो जो समाज है, ठीक है ना, वो 4 भागों में, 4 वर्णों में बढ़ गया, ठीक है ना। एन एपियर्ड ऑफ सेवरल जातीज, और उनके बीच में बहुत सारी जातियाँ उभर के आ गई 4 वर्णों में। कास्ट मेड ऑफ सोशल सिस्टम कॉम्प्लेक्स, और जिसके कारण जो है उनका जो सामाजिक सोशल स्टेटस था या सोशल सिस्टम था बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। वे पहले सफ़ेद, काला या
गोरा, दो ही होते थे। फिर चार चीज़ें आ गई, चार में भी जातियाँ बन गई, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अंदर घुसते जा रहा है, कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है सिस्टम। तो इंक्रीजिंग द पावर ऑफ द ब्राह्मण्स, धीरे धीरे ब्राह्मणों की पावर बढ़ गई वर्ण सिस्टम में, एंड बिकेम बेस्ड ऑन बर्थ एंड लेस ऑन ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। और तो ये जो है फिर समाज जो है वो बर्थ के अनुसार होने लग गया कि भैया ब्राह्मण का बेटा जो है ब्राह्मण बनता था और वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होने लग गए धीरे धीरे। और धीरे धीरे जो है बाकी जो चार तीन और वर्ण थे, शूद्र वगैरह, ये सब चीज़ें, ये इन लोगों को दबाया गया। और धीरे धीरे जो है इनके बच्चे भी जो है कि शूद्र का बच्चा यही काम करेगा जो उसके माता पिता करते थे, ब्राह्मण का बच्चा वही ब्राह्मणगिरी करेगा जो उसके माता पिता करते थे, हवन वगैरह, पूजन वगैरह, रिचुअल्स को परफॉर्म करने का काम करते थे। तो जो जो सोसाइटी थी, ठीक है ना, वो बर्थ बेसिस पे होने लग गई थी, काम के बेसिस पे नहीं था। धीरे धीरे ऋग्वेद से लेके एट द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड ये सारी चीज़ें जो है चालू हो गई थी। अनटचेबिलिटी अपीयर्ड, ठीक है ना, छुआछूत की बीमारी चालू हो गई थी। इधर ये नहीं है ना। धीरे धीरे जो है समाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, अनटचेबिलिटी भी आ गई थी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, ठीक है ना। अपीयर्ड वुमेन्स पोजीशन डिग्रेडेड, महिलाओं की स्थिति जो है अब घटने लग गई थी। वहाँ पे महिलाएं लिख पढ़ सकती थी, उनके बारे में देखा अपन ने, परंतु यहाँ पे जो है महिलाएं लिख कुछ नहीं कर सकती थी, उनकी स्थिति और गिर गई। एज देयर नो लॉन्गर गोट फीमेल एजुकेशन, उनके लिए शिक्षा खत्म कर दी गई। वहाँ पे मैंने आपको बताया था 3-4 जो है लोग वहाँ पढ़ सकते थे, असेंबलीज में जा सकती थी महिलाएं, पर यहाँ पर जो है वो सब बंद कर दिया गया। गोत्रा वाज प्लेस्ड वेयर द कैटल रेसाइड्स टुगेदर विद द जनाज एंड लेटर डेवलप्ड इनटू ए आइडेंटिटी ऑफ द जनाज, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद देखेंगे कि नियोगा 2 वाज कंसिडर्ड ए नेगेटिव एक्टिविटी, ठीक है ना। नियोगा वाली जो स्थिति थी ना, यहाँ पर नियोगा होता था, ठीक है ना। नियोगा मतलब एक अगर महिला का कोई हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो वो किसी और व्यक्ति से या हस्बैंड के छोटे भाई से शादी कर सकती है। उस स्थिति को नियोगा कहा जाता था, जो यहाँ पर अपन ने डिटेल में देखी थी, जो ऋग्वेद के समय थी। परंतु बाद में आते आते वो जो थी यहाँ पे उसको नेगेटिव एक्टिविटी मान लिया गया। महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे ख़त्म करती गई उनको, ठीक है ना। उनकी मतलब वो उसको भी हटा दिया गया है कि वो जो अगर किसी महिला का पति अगर किसी वजह से शांत हो जाता है या मर जाता है तो फिर उसको भी जो है उसको फिर दोबारा शादी करने की कंडीशन नहीं थी यहाँ पे, ठीक है ना। वो मतलब ऐसे ही उसकी छोड़ दिया जाता था। मेल मेंबर ऑफ द अपर 3 वर्ण वर कॉल्ड देवीजा, ठीक है ना। जो 3 वर्ण थे, ठीक है ना, ब्राह्मण और वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, जो 3 वर्ण थे उनको देवीजा बोला जाता था, ठीक है ना। और वो 2 बार जन्म लेने की उनको थी अथॉरिटी थी। ओनली दीज वर इंटाइटल्ड टू द उपानियन दैट इज वेयरिंग ऑफ द सेक्रेड थ्रेड, ठीक है ना। और ये जितने ऊपर वाले जो 3 वर्ण थे, इन लोगों को एक पवित्र धागा पहनने की भी अनुमति थी, और वो जो है उसके बारे में बता रखा है। तो ये सारी स्थिति थी। धीरे धीरे जो है वर्ण सिस्टम जो है, जातियाँ, ये बहुत हावी होने लग गई थी सिस्टम पे। और क्या क्या चेंज आ रहे हैं अपन वो देख रहे हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, ये बड़ी आसान सी बातें हैं। आप भी अभी भी बहुत सारी जगह ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपनी चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश करें। तो सोशल सिस्टम में अभी तक यहाँ हुआ है, इसके आगे सोशल सिस्टम देखते हैं, ठीक है ना। तो सोशल सिस्टम में इसके आगे क्या है? घोषा, सिक्ता, निवावरी, अपाला वर द फीमेल सेक्स एट द टाइम ऑफ द। अब ये देखो, अब अर्ली वैदिक के समय मैंने जो आपको बताया था, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, और ये महिलाओं के नाम है, ठीक है ना। इन महिलाओं ने जो है ऋग्वेद के कंपोजिशन में, ऋग्वेद जब लिखा गया उनके कंपोजिशन में इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी, ठीक है। मतलब वहाँ पे महिलाएं पढ़ी लिखी थी ऋग्वेद के समय, अर्ली वैदिक पीरियड के समय। और बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो अभी आपने देखा महिलाओं के लिए एजुकेशन भी बंद करा दी, शादी दोबारा शादी को भी रोक लगा दी, रीमैरिज को भी, और ये सारी चीज़ें उन पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, एक मिनट पेन लेने दो मेरे को, इसमें पेन बार बार लेना पड़ता है, और अगर पेन बिना उसके कर दूंगा तो ये स्लाइड खिसक जाएगी। द चाइल्ड मैरिज एंड द सतीज वर एब्सेंट। शुरुआती जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन थी उसमें ना तो चाइल्ड मैरिज, बच्चों का विवाह होता था, और ना ही उसमें कोई सती प्रथा वाला कंसेप्ट था। स्पेशल विडो रीमैरिज, ठीक है ना, काल नियोगा, है ना, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये वही जो भी मैंने आपको बताया था, महिला जो है अपने देवर से या भाई के छोटे भाई से अगर मृत्यु होने पर अपने पति की शादी कर सकती थी, उसको नियोगा बोल सकते थे। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड में ये सब ओके था, ये सब ठीक है ना, प्रिविलेंट, ये माना जाता था, बहुत बढ़िया चलता था। दिस वाज डन टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ जना। और ये क्यों किया जाता था? ताकि महिलाएं जो है दोबारा शादी करें और उनकी जनजाति जो है बढ़े, ठीक है ना। और उस जमाने में अर्ली वैदिक के समय गैमलिंग खेली जाती थी, चैरियट रेस, चैरियट का मतलब होता है रथ, रथों की दौड़ होती थी, ये प्रमुख गेम होते थे, इंपॉर्टेंट गेम्स।
जो ड्रिंक थी, जो शराब वगैरह जो होती थी वो सोम और सूरा, ये दो प्रकार की शराबों को जो है मतलब अपने अभी चलती है ना ये वाइन विस्की वगैरह, उस ज़माने में दो चीज़ें चलती थी, सोम और सूरा। सोमा वॉज सेंक्शनड बाय द रिलीजन्स वर ड्रंक्ड एट सेक्रीफाइसेस, सूरा इज डिसअप्रूव्ड बाय द प्रिस्ट, ठीक है ना। तो जो आम जनता होती थी वो जो है सोम पीती थी, और जो जो सब प्रिस्ट वगैरह थे वो सोम पीते थे, और बाकी जो जनता थी वो सूरा पीती थी। इस प्रकार की बात ये सारी चीज़ें कहती है अर्ली वैदिक पीरियड में। अब इधर आ जाते लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है ना। इसमें क्या था भैया, यहाँ पे महिलाओं के बारे में तो बात अच्छी थी, यहाँ पे भी देखेंगे वुमेन्स लाइक गार्गी एंड मैत्रेय अकम्प्लिश इन द नॉलेज एरिया, सती एंड चाइल्ड मैरिज वर स्टिल लार्जली अब्सेंट, ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ महिलाओं का जिक्र तो मिलता है, हालांकि उनके ऊपर बड़े प्रतिबंध थे, पर गार्गी और मैत्रेय का नाम आता है। सती और चाइल्ड मैरिज जो थी वो अभी भी जो थी अब्सेंट थी, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे भी नहीं थी और यहाँ पे भी नहीं थी, ठीक है ना। मतलब सती प्रथा मतलब आपको पता है ना, जब हस्बैंड मर जाता है तो वाइफ भी जो है वो उसके साथ जो है जला दी जाती थी या दफन कर दी जाती थी। और चाइल्ड मैरिज तो आपको पता ही है। इंस्टीट्यूशनल ऑफ द गोत्रा एंड प्रैक्टिसेस ऑफ गोत्रा एक्सोगेमी अपीयर्ड, ठीक है ना। तो गोत्र वाला कंसेप्ट जो है डिटेल में आ गया था। 4 4 आश्रमों की बात करने लगे, ठीक है ना। पुरुषार्थ के 4 गोल होने लग गए, ठीक है, 4 चीज़ों की बात करने लग गए उस ज़माने में आते आते। पहला कि सबसे जीवन का जो पहला काम होता है वो होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। उसमें जो होता है वो स्टूडेंट होता है व्यक्ति, ठीक है ना, और उस समय उसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है नॉलेज गेन करना, ब्रह्मचर्य। दूसरा था गृहस्थ, जब वो पढ़ लिख जाता है तो उसकी शादी करानी पड़ती है, ठीक है ना, वो घर वगैरह और उसको अपना आगे देखना रहता है, तो हाउस होल्डर फॉर द वेल्थ एंड कामा। उसके बाद जो है तीसरी जो स्टेज आती है लाइफ की, ठीक है ना, ये वाली जो स्थिति है ना, ये जब बुद्धिज़्म पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब होता है क्या, टू स्पिरिचुअल विजडम, कि भैया अब हो गया, ठीक है ना। मतलब आप समझ लो 1 से लेकर 25 साल तक एक बच्चा स्टूडेंट रहता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। 25 से लेकर 50 साल तक का जो पीरियड होता है वो होता है गृहस्थ वाला, जिसमें वो उसकी मतलब फैमिली वगैरह को देखता है और पैसा वगैरह कमाने का, और जो जो भी उसकी इच्छाएं हैं, शौक हैं, ठीक है ना, सपने हैं, उनको पूरा करने वाला समय उसको गृहस्थ बोला जाता है। तीसरा फेज लाइफ का आता है वो आता है वानप्रस्थ, ठीक है ना। फिर 50-55 साल के बाद जो है आदमी सोचता है कि अब कमा लिया, हो गया सब, तो अब जो है ईश्वर के में लीन हो जाता है, जैसा अपन देखते हैं आजकल भी, ठीक है ना। 50-55 के बाद लोग मंदिर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको लगता है अब हो गया जो होना था, अब जो है पुण्य कमा लिया जाए, जीवन भर काम कर करके हो गया जितना होना था। तो फिर वो पुण्य कमाने के चक्कर में पुण्य कमाता है, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। और आखिरी में जब उसको पुण्य समझ में आता है कि यार जीवन में कुछ नहीं है, पैसा कमाना, ईश्वर की महिमा करना और उसी की जो है आगे बढ़ाना और उसी में लीन रहना, यही इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या ले लेता है, फिर संन्यास ले लेता है वो, ठीक है ना। और उसको क्या बोलते हैं, वो संन्यास लेने को उसको बोलते हैं मुक्ति लेना या मोक्ष लेना, वो लेके होता है ऐसा, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें हैं जनरली अपने को पता है। तो इस प्रकार की विचारधारा बाद में आ गई थी, पहले ये सब नहीं थी, ठीक है ना। बाद में आते आते ये सब चीज़ें लेटर वैदिक पीरियड में ये सब चीज़ें अपने को मिलेगी, ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर है अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में। इसके आगे और पॉइंट देखते हैं, 9 पॉइंट हो चुके हैं इधर, 10वां पॉइंट देखेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था, ए वेल्दी पर्सन वॉज नोन एज द गोमट एंड द डॉटर कॉल्ड दुहित्री, विच मीन्स वन हु मिल्क द काउड। जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती थी वो होती थी काऊ, यानी गाय, ठीक है ना। और गाय ही सबसे ज़्यादा, जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय है वो उतना ज़्यादा अमीर है, ठीक है ना। और यही जो गाय होने की और मवेशी होने की, कैटल्स होने की संख्या पर ही वहाँ पे वेल्थ चेक की जाती थी कि आदमी कितना अमीर है और कितना गरीब है, ठीक है। तो ये वाली सिस्टम होती थी। तो जो जिसके पास गाय होती थी उसको गोमट कहा जाता था, ठीक है ना। गोमत, एक मिनट पेन लेने दो मेरे को, पेन नहीं होता ना तो ये बार बार खिसकता है, ठीक है ना। द वेल्दी पर्सन वॉज नोन तो गोमत एंड द डॉटर कॉल्ड दुहित्री, और बेटी को जो है दुहित्री कहा जाता था, जो गायों के मिल्क से निकालने का काम करती थी। उसके बाद है डिवीजन बेस्ड ऑन क्लैन एंड नॉट ऑन कास्ट लाइन, इवन द राजाज एंड द पुरोहित्स वर अ पार्ट ऑफ द क्लैन नेटवर्क, ठीक है ना। द ऑक्यूपेशन वाज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। ये बात मैंने आपको पिछले क्लास में जब अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन बताया था पूरे डिटेल में,
कि जो डिवीज़न होता था जाति का, वो जो उस पर डिपेंड करता था, वो उनके काम पे डिपेंड करता था, ना कि उनकी बर्थ पे और ना, ठीक है ना। तो जो राजा और जो उस समय के पुरोहित होते थे, अर्ली वैदिक समय जो पंडित होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो भी एक ही समाज में होते थे, ठीक है ना। राजा एंड पुरोहित वर द पार्ट ऑफ द क्लैन नेटवर्क, ठीक है ना। जो वंश जो चल रहा है कुनबा, ठीक है ना, उसी का एक हिस्सा होते थे। पर बाद में ऐसा नहीं है, लेटर वैदिक पीरियड में अपन अभी इस तरफ देखेंगे, ठीक है ना। ऑक्यूपेशन वाज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा ऐसा नहीं है। अपने अपने में एक चीज़ अपन ने देखी भी थी कि एक व्यक्ति ने ऋग्वेद में एक लाइन लिखी हुई है कि मैं जो हूँ एक पोएट हूँ, मेरी मदर जो है वो ग्रेन वगैरह जो है उसको ग्राइंडिंग करती है, गेहूँ पीसती है, और मेरे पिताजी जो है वो फिजिशियन है, डॉक्टर है। मतलब वहाँ पे एक ही परिवार में 4 लोग हैं, तो 4 अलग अलग काम करते थे। ये अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड की समय की स्थिति थी। वहाँ पे कोई भी पाबंदी नहीं थी कि भैया फिजिशियन का बेटा फिजिशियन हो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं थी। जो जो चाहे वो काम कर सकता था। अर्ली वैदिक पीरियड में ही डिस्पाइट पेट्रियार्चियल सोसाइटी वुमेन्स हैड इंपॉर्टेंट पोजीशन। पितृसत्तात्मक जिसको बोलते हैं, जहाँ पे पुरुष प्रधान होता है, ठीक है ना, जो व्यक्ति होता है मनुष्य मेल, ठीक है ना, जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। परंतु वहाँ पे महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी थी अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है ना। और उन्हें पढ़ाया जाता था, ठीक है ना, और उनको असेंबली में भी एक्सेस दिया जाता था, असेंबली में भी। दे हैड टू चूज़ देयर हस्बैंड, और उनको अपने पति चुनने की भी आज़ादी थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं किसी से भी शादी करा दी पकड़ के, ऐसा नहीं होता था। उसके बाद में क्या हुआ, इस तरफ आएंगे लेटर वैदिक पीरियड में। रिस्ट्रिक्शन टू द सोशल मोबिलिटी, है ना, इधर उधर जाने पे सोशल मोबिलिटी पे रोक लगा दी गई। वुमेन्स वर नॉट परमिटेड टू अटेंड पब्लिक असेंबलीज। ये देखें, यहाँ पे अटेंड करने की परमिशन थी और इधर बंद कर दी गई परमिशन, ठीक है ना। वुमेन्स वर नॉट परमिटेड टू अटेंड पब्लिक असेंबलीज, लाइक सभा और समिति में नहीं जा सकती थी वो। इंस्टेंट ऑफ सती एंड प्रथा, ठीक है ना, इंस्टेंस ऑफ, हाँ, और यहाँ पर क्या है, सती और पर्दा प्रथा की जो है प्रोसेस धीरे धीरे दिखना चालू हो गई थी। शुरुआती दौर पे नहीं दिखती है, पर बाद में आते आते ये सब चीज़ें दिखती है। हालांकि उसके प्रमाण भी कम है, ठीक है ना। ये मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में अपन ने देखा था, पर मिले हैं। यहाँ पे बिल्कुल नहीं थे, यहाँ पे मिलना चालू है, पर बहुत कम अमाउंट में मिले हैं। डिस्पाइट दीज देयर आर ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन स्कॉलर्स इन दिस पीरियड सच एज गार्गी, मैत्री और कटयायानी, ठीक है। ये वही लिख रखा है कि महिलाओं की स्थिति यहाँ पे कम तो हो गई थी, परंतु उसके बाद भी कुछ महिलाएं जो थी जिनका नाम ऊपर आता है वो है गार्गी, मैत्रेय और कटियानी, ठीक है। परंतु महिलाओं की स्थिति यहाँ पे बहुत, इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। चाइल्ड मैरिज बिकम ए कॉमन, ठीक है ना, बच्चों की मैरिज जो है वो बहुत कॉमन हो गई थी। गोत्र वर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मैरिज बिटवीन पर्सन ऑफ द सेम गोत्र वाज फॉरबिडन, ठीक है ना। तो ये सारी याद रखना चीज़ें अपने को, ठीक है। तो मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट लिख दिए हैं, ये 11-12 पॉइंट है, इधर भी 11-12 पॉइंट है, हो जाएंगे। एक पॉइंट मैंने यहाँ छोड़ दिया था, तो इसको आप 11 लिख लेना और इसको 12 कर लेना, ठीक है। तो जिसका जो सा आपको समझ में आ रहा है, इसमें और इसमें आपको समझ में आ गया कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो सोशल सोसाइटी थी वो कैसी थी और बाद में कैसी बदली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने डिटेल में देख ली। अब इसके बाद जो है अपन आके देखेंगे उस ज़माने में क्या था कि मैरिज जो होती थी, शादियाँ, उसके भी बहुत अलग अलग प्रकार थे। ये है टाइप ऑफ मैरिज इन, एक मिनट लेटर वैदिक पीरियड। क्लियर है बात, हो गया आपका काम, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ मैरिज, जो बाद में जो लेटर वैदिक पीरियड आया, वहाँ पे बहुत सारी प्रकार की शादियाँ होने लग गई थी। और शादियाँ कैसी होती थी, सबसे पहले होती थी ब्राह्मा में क्या होता था, मैरिज ऑफ ड्वेली डॉटर्ड गर्ल टू ए मैन ऑफ द सेम क्लास, ठीक है ना। समान क्लास के अंदर ही जो है अगर शादी होती थी तो उसको बोलते थे ब्राह्मणा, ठीक है ना। दाइवा ये दूसरी शादी थी। अगर आपसे पूछा टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में बताओ लेटर वैदिक, ठीक है ना, 5 नंबर में आ सकता है। नहीं भी आया तब भी आपको इसके बारे में जानकारी रखना है कि जो शादियाँ थी वो बहुत अलग अलग प्रकार से हो सकती थी। हालांकि अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं से पूछ के शादी की जाती थी कि भैया तेरे पास 5 लड़के हैं, इनमें से तेरे को किससे शादी करनी है और ये काम करते हैं, देख लो अपने हिसाब से किसकी कितनी सैलरी हो, उस हिसाब से शादी कर लो। परंतु बाद में क्या हुआ, ये इतनी प्रकार की शादियाँ होने लग गई। तो एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या होता था, किस किस शादी में क्या क्या होता था,
वैसे नाम से भी समझ में आ रहा है, थोड़ी थोड़ी डिटेल देखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। मैरिज इन विच, दूसरा था दाइवा मैरिज, मैरिज इन विच द फादर गेव हिज डॉटर टू द सेक्रीफिशियल प्रिस्ट एज अ पार्ट ऑफ हिज फीस, जिसमें पिता जो है अपनी जो है बेटी को वो पंडित या पुजारी को दे देता था दक्षिणा के तौर पे, ठीक है ना, कि लो भैया मेरी बेटी को ले जाओ, ऐसा चलता होगा उस जमाने में, ठीक है ना। तीसरा था अरसा, ठीक है ना। इस प्रकार की मैरिज में क्या था, ए टोकन ब्राइड प्राइस ऑफ काउ एंड ए बुल वाज पेड टू द डॉटर्स फादर, ठीक है ना। जो डॉटर के जो पिताजी थे, ठीक है ना, जो लड़की के जो पिताजी थे वो काऊ और बुल जो है वो दिया करते थे बच्ची के एवज में। तीसरी चीज़ है प्रजापत्या विवाह, तो इसमें क्या था, फादर गेव द गर्ल विदाउट एनी डाउरी एंड विदाउट डिमांडिंग ब्राइब प्राइज, ठीक है ना। इस प्रकार की जो है थी शादी, ये थोड़ी ठीक रहती होगी, इसमें ना तो कोई दहेज लिया जाता था, ना कोई डिमांड होती थी, कुछ नहीं होती थी, ठीक है ना। जिसको जैसा है वो उसको बोलते थे प्रजापत्या विवाह। फिर है गंधर्व विवाह, मैरिज ऑफ अन क्लैंडस्टीन बाय द कंसेंट ऑफ टू पार्टीज, ठीक है, इसको बोलते थे गंधर्व विवाह। उसके बाद है असुर विवाह, असुर जो लोग होते थे, ठीक है ना, असुर जो लोग होते थे, असुर लोग क्या करते होंगे, ठीक है ना, खरीद के जो है लड़की से शादी कर लेते थे। लड़कियों की स्थिति खराब हो चुकी थी, स्लेव के तौर पे भी बेची जाती थी, बाजार में गए, लड़की खरीद ली और अच्छी पसंद आ गई तो उसे शादी कर ली, उसको बोलते थे असुर विवाह। ये असुर है ना, असुरा वही असुर नहीं होते थे, अपने रामायण वगैरह देखी हुई उसमें असुर आते थे। फिर एक राक्षस विवाह, राक्षस विवाह में क्या होता था, मैरिज बाय कैप्चर, लड़की का किडनैप कर लिया और उससे शादी कर ली, ठीक है ना, किडनैपिंग वगैरह, तो कैप्चर करके जो है शादी होती थी। फिर है पैश्चा, मैरिज इन्वॉल्विंग द सेडक्शन ऑफ ए गर्ल वाइल स्लीपिंग, ठीक है ना। उसके बाद है एनुलोमा मैरिज, इन सब चीज़ों में बस वही है कि मैरिज के अलग अलग प्रोसेस हैं। एनुलोमा मैरिज में क्या था, वाज मैरिज ऑफ हायर वर्ण मैन विद द लोअर वर्ण वुमेन, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा कि हायर वर्ण उच्च जाति का लड़का और निम्न जाति की लड़की के बीच की शादी को अनुलोम विलोम, ठीक है ना, अनुलोम शादी। फिर है प्रतिलोम मैरिज में क्या, इसका उल्टा, अनुलोम और प्रतिलोम, मतलब अनुलोम में लड़का जो था वो हायर उच्च जाति का था, लड़की जो थी वो लोअर जाति की थी, नीची जाति की थी। और प्रतिलोम में क्या होगा कि जो लड़का है वो नीची जाति का होगा और लड़की जो है वो उच्च जाति की होगी, ठीक है ना। इस प्रकार की चीज़ें अपने को आज की तारीख में जितना सिस्टम है उस हिसाब से आप दिमाग में अटका लें। अच्छा चाहिए तो आज भी होते हैं बहुत जगह, तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसके बाद है इम्पोर्टेंस वैदिक रिचुअल्स, ठीक है ना, कुछ वैदिक रिचुअल्स भी होते थे इंपॉर्टेंट। ये सारा सोशल सिस्टम ही चल रहा है, ठीक है ना, सोशल सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा रहा हूँ। तो जो शुरू में जो 3 स्लाइड थी जिसमें टेबल बना के मैंने बताया था, वो मोटा मोटा डिफरेंस था अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में, परंतु उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो एडिशनल हुई वो मैंने अलग से लिखी है सारी। जैसे इसमें जो शादियां हैं वो बहुत प्रकार से होने लग गई थी, अपन ने देखा पहले नहीं होती थी इतनी प्रकार से, तो वो मैंने एक साथ लिख दिया ताकि शादियों के ऊपर जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, शादी करनी है। फिर दूसरा है जो है वैदिक रिचुअल्स भी होते थे, धीरे धीरे रिचुअल्स बहुत बढ़ गए थे, ठीक है ना। पहले जो अर्ली वैदिक में इतने रिचुअल्स होते नहीं थे, बाद में आते आते रिचुअल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो जो रिचुअल्स हुए उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंस थे वो सारे भी मैंने उसमें नहीं लिखे थे टेबल में, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया है, कभी पूछ सकते हैं। तो एक होता था भैया अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखें आप इसको, एक मिनट। अश्वमेघ यज्ञ आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो क्या होता था अश्वमेघ यज्ञ, ये यज्ञ हैं, 4 प्रकार के रिचुअल्स थे, ये यज्ञ थे, ये चारों यज्ञ हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे यज्ञ होते होंगे, ठीक है ना, होते ही हैं, परंतु ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो प्रचलन में थे, इनके बारे में अपने को याद रखना है। अश्वमेध यज्ञ क्या था, ये कोई राजा परफॉर्म करता था, ठीक है ना, विच मीन्स कंट्रोल ओवर द एरियाज। ये लोग क्या करते थे, एक घोड़े को जो है छोड़ देते थे, ठीक है ना। जैसे मैं बड़ा राजा हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक घोड़े को छोड़ दूंगा और 3 दिन तक वो घोड़ा जहाँ जहाँ पे भी जाएगा वो पूरा एरिया जो है मेरे अंडर में आ जाएगा। वहाँ के जितने भी राजा हैं वो सबको मेरी गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करोगे तो आप मुझसे लड़ो, अगर लड़के भी फिर वो हारेंगे और फिर उसको जो है कैप्चर कर लिया जाएगा। इसको बोलते थे मोटा मोटा अश्वमेध यज्ञ, यही लिखा हुआ है। द किंग परफॉर्म दिस
विच मीन्स कंट्रोल ओवर द एरिया इन विच द रॉयल हॉर्स रैन। ये रॉयल हॉर्स जो है अनइंटरप्टली उसको दौड़ा दिया जाता था, जा भैया दौड़, जहाँ तक दौड़ सकता है 3 दिन तक दौड़ता रहे। द सेरेमनी लास्टेड फॉर द 3 days एट द एंड ऑफ द विच द हॉर्स सेक्रीफाइड वॉज परफॉर्म्ड द अश्वमेध सेक्रीफाइस कंक्लूड विद द सेक्रीफिस ऑफ 20 स्टेलेट काउ। ठीक है ना, इसमें कुछ जो है घोड़ों और जो काऊ की भी जो है बलियाँ दी जाती थी। अगला है वाजपेवा। वाजपेवा ये भी वही है, यज्ञ ही है, वाजपेवा यज्ञ। ठीक है ना, ए चेरियोट रेस। ठीक है ना, इसमें क्या होता था, जैसे उसमें घोड़ा दौड़ा दिया अश्वमेध यज्ञ में, तो इसमें जो है रथों की जो है दौड़ होती थी। ठीक है ना, ए चेरियोट रथों की जो है उसमें दौड़ होती थी। वाज परफॉर्म्ड इन विच द किंग मस्ट विन द रेस। ठीक है ना, और इसमें क्या होता था कि राजा का घोड़ा अगर बेकार भी हो ना तो उसको जिता देते थे। करप्शन। ठीक है ना, मतलब ये फिक्स होता था, इट वाज फिक्स्ड कि राजा को तो जीतना ही है, उसके बाद पीछे आते रहो तुम लोग। ठीक है ना, अगर पहले आ गए तो तुम्हारी मंडी काट दी जाएगी। ठीक है ना, तो तुम्हें सजा दे दी जाएगी। इट वाज मींट टू रिस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द किंग ओवर हिज पीपल। अगर राजा जीतता था तो सब तरफ राजा जीत गया, उससे एक माहौल बनता था। ठीक है ना, फर्जी पब्लिसिटी मिलती थी जैसे आजकल चलती है मीडिया में, तो इस प्रकार से जो है ये सब चीज़ें चल रही है। उसके बाद है राजसूर्य यज्ञ। अब राजसूर्य यज्ञ होता था ए स्कैल्पिंग सेरेमनी विच कन्फर्ड सुप्रीम पावर ऑफ द किंग। ठीक है ना, तो राजसूर्य यज्ञ क्या रहता था कि जहाँ जहाँ तक सूर्य की किरणें जाएगी तो वहाँ तक जो है किंग का राज्य होगा। रत्न हविस्वी। ठीक है ना, विमसी ये एक अलग प्रकार की जो है ये भी एक सेरेमनी है, रिचुअल्स है। ए पार्ट ऑफ राजसूया सेरेमनी वेयर द डिफरेंट रॉयल ऑफिशियल इन्वोक्ड डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होते थे कि जो राजा होते थे इस प्रकार के रिचुअल्स में वो अलग अलग देवताओं का आह्वान करते थे। पानी नहीं आ रहा हो तो पानी के देवता का आह्वान करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, 1008 दीपक जलाएंगे। ठीक है, जोर जोर से ढोल बजाएंगे ताकि जो है भगवान प्रसन्न हो जाए और पानी दे दे। इस प्रकार से इस प्रकार की रिचुअल्स में अलग अलग राजा अलग अलग देवता और देवताओं को आह्वान करके बुलाते थे। तो ये सब चीज़ें चालू हो गई थी। अर्ली वैदिक पीरियड में ये सब चीज़ें नहीं थी, आपने देखा होगा। ठीक है ना, परंतु बाद में आते आते ये सब चीज़ें चालू हो गई। ठीक है ना, जो अपन ने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में, जो पिछली क्लास में देखा था, ये सब चीज़ें नहीं होती थी वहाँ पे। हालांकि भगवान थे परंतु इतना ज़्यादा जो था ना ये यज्ञ वगैरह और ये सब इतना वहाँ पे नहीं होता था। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, अब एक और ये सेरेमनी आ गई। ये सारी है ना, ये जितने भी है ये सारे रिचुअल्स हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा भी होंगे, मैंने इंपॉर्टेंट उठा लिए हैं। अगला है पुंसयाम, ए सेरेमनी टू प्रोड्यूस ए मेल चाइल्ड। ठीक है ना, एक लड़का पैदा होने के लिए एक की जाता होगा हवन टाइप या जो भी है। ठीक है ना, जनरली लोग आज भी करते हैं ये सब चीज़ें, तो अपने को याद रखना आसान है ये सब चीज़ें। ठीक है ना, मेल चाइल्ड एक लड़का पैदा हो उसके लिए पुंसियाना यज्ञ होता होगा। ठीक है ना, प्रथा होती होगी। और ये सब क्या करा रहे, रिचुअल्स है, मतलब हवन वगैरह करा रहे हैं। इसी के कारण ब्राह्मणों की जो वैल्यू थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सारा काम ही वही करवा रहे हैं। हवन करवाएंगे तभी तो भगवान आएंगे, हवन करवाएंगे तभी तो जो है लड़का मिलेगा, हवन करवाएंगे तभी तो जो है राजा जीतेगा और राजा का प्रभुत्व बढ़ेगा। अगला है गर्भधन सेरेमनी। दिस सेरेमनी टू प्रमोट कंसेप्शन ऑफ वुमन। ठीक है ना, वुमेन्स के कंसेप्शन के लिए था। कुलाकर्मा क्या था, ए सेरेमनी आल्सो नोन एज टंसर परफॉर्म फॉर द बॉयज एट द एज ऑफ, जब लड़का 3 साल का हो जाता था उस समय ये सेरेमनी का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है सिमोन्टानियम, हालांकि ये नाम ऐसे ही हैं। ठीक है ना, तो आपको इनको ऐसे ही याद रख लें कि ये सारी रिचुअल्स होते थे। तो अपने को एक बार आप लिस्ट बनाएं तो इस समय इन सब चीज़ों को याद रखें। ठीक है ना, तो ये हो गया। और एक हो गया जतकर्मा भी वही है। ठीक है ना, बर्थ ऑफ सेरेमनी परफॉर्म बिफोर द कटिंग ऑफ द उम्बिसाइल कॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को याद रखनी है। ये सारी रिचुअल्स को अपन ने देखा। हाँ, तो अब अपन देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें भी मैंने वैसे ही किया है, पॉलिटिकल सिस्टम्स को डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है ना, पॉलिटिकल सिस्टम्स के बाद इकोनॉमिकल सिस्टम आएगा, फिर रिलीजियस सिस्टम आएगा, फिर सामवेद, अथर्ववेद, इनके बारे में अपन थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है ये अपना कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अपन ने सोशल सिस्टम तो अपन ने कर लिया है। ठीक है, तो
इसको एक बात देखें आप, 1 मिनट मैं आता हूँ। ठीक है, तो ये आपने देखा, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये जब अपलोड होगा ये वीडियो तो उसमें लिंक में नीचे ही दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे GLSEC उस पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो ये आपको अभी तो पढ़ा ही रहा हूँ, यहाँ से भी आप यूट्यूब से अगर देखते हो तो नोट्स बनाते समय इसको रोक रोक के देख लें, ठीक है ना। तरीका वही है नोट्स बनाने का, मैंने आपको हर क्लास में बताया है। जो आप नए हैं तो उसको ऐसे ही बनाएं जैसे मैंने बनाया है, टॉपिक वाइज। इनको याद करना भी आसान है। जब पेपर में आप लिखोगे ना तो ये पॉइंट वाइज अगर लिखा रहता है ना तो वो उससे मार्क्स अच्छे आने के चांस बढ़ जाते हैं। पॉइंट वाइज अगर आप कोई चीज़ लिखते हो मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है, सामने वाले को सबसे पहली चीज़ तो ये उठ के आती है दिमाग में। फिर अगर आपने वही लिखा है जो पूछा गया है तो फिर मार्क्स देने में भी आसान होता है कि इसने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। तो पॉइंट वाइज अगर आप लिखने की आदत डालते हो तो मैं जितने भी स्लाइड बनाता हूँ मैक्सिमम चीज़ें पॉइंट वाइज ही बनाता हूँ। पॉइंट वाइज चीज़ें याद करने में भी आसान होती हैं, नोट्स बनाने में भी आसान होती है, लिखने में भी आसान होती है, मार्क्स लाने में भी आसान होता है उन सब में। तो इसी प्रकार से इन सब चीज़ों को याद करना आसान रहेगा, तो आप इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो आज जो है अपन ने इतना देखा, ठीक है। तो इसको जो है आज अपन यहीं तक रखेंगे। तो अपन ने देखा लेटर वैदिक पीरियड सिविलाइजेशन के बारे में अपन ने चालू किया, ठीक है। इसके बारे में अपन ने डिटेल में देखा है अपन ने। फिर ज्योग्राफिकल क्या डिफरेंस था अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में, अपन ने ये देखा। सोशल लाइफ में क्या क्या डिफरेंस थे, तो इसके मैंने 12-13 पॉइंट अलग अलग डिस्कस किए हैं। पूरी लाइफ पहले की क्या थी और बाद वालों की क्या थी, उसमें क्या क्या डिफरेंस आए, ये सब चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। तो आपको इतना यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ऋग्वेद में और लेटर वैदिक पीरियड में चल क्या क्या रहा था सिस्टम में। सोशल में अपन ने देखा टोटल मिला के अपन ने जो है 12-13 पॉइंट को अपन ने डिस्कस किया। इसमें भी 12 ही पॉइंट है ना, ये देख लेना आप। ये वाला 11 पॉइंट था और ये 12वां पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे, इसके बाद जो है लेटर वैदिक पीरियड में अलग अलग प्रकार की शादियां होने लग गई थी, रिचुअल्स बढ़ने लग गए थे। तो रिचुअल्स, शादियों के बारे में देखा, कौन सी शादी किस प्रकार की। फिर इंपॉर्टेंट रिचुअल्स के बारे में अपन ने देखा। इतनी सारी प्रकार की रिचुअल्स, प्रथाएं चालू हो गई थी। जिसके कारण जो है वहाँ पे जो है समाज में जो पृष्ठ है, ब्राह्मण है, उनकी डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। उसके बाद अपन पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अर्ली वैदिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करें और नोट्स बना के इसको आप आगे देखें, ठीक है। पढ़ाने का मेरा तरीका वही है। पोस्ट वैदिक पीरियड में मैं अभी सोशल सिस्टम मैंने कंप्लीट करा दिया है, अब पॉलिटिकल पे है ना। ये अभी आज लगभग अपन ने पूरा कर लिया है। समझ में आ रहा है ना आपको मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। मेरे पुराने वीडियो भी आप देखेंगे ना तो मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी और वैदिक पीरियड ऋग्वेद वाले में भी ऐसे ही पढ़ाया है। अभी मैं पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने अभी इस पूरे सिस्टम को और इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो पहले अपन ने पढ़ ली, जोग्राफी वोग्राफी ये वो सब चीज़ें। उसके बाद अपन ने सोशल सिस्टम के बारे में देखा। सोशल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती, कलर, वर्ण सिस्टम, वही अपन ने जो देखा। फिर वुमेन्स की कंडीशन को अपन ने देखा, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो अभी अपन ने जो देखी, रिचुअल्स वगैरह जो होते थे, इन चीज़ों को अपन ने सोशल सिस्टम में देखा, जिसमें अपन ने लगभग 13 पॉइंट कवर किए, प्लस 3-4 और अपन ने आगे मैरिज एज के बारे में और ये सब चीज़ें सोशल सिस्टम अपन ने आज कवर कर लिया। अगली क्लास में मैं पॉलिटिकल सिस्टम कवर करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगली वाली क्लास में ये बची हुई सारी चीज़ें हो जाएगी। पॉलिटिकल सिस्टम कवर हो जाएगा, इकोनॉमिकल सिस्टम कवर हो जाएगा, उनका कल्चरल सिस्टम कवर हो जाएगा, और ये जो कुछ अदर को जानकारी होगी तो वो भी उसमें मैं दे दूँगा। बात समझ में आ गई आपको। इस तरीके से अपन पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको फटाफट उसको ग्रैब करती जाइए, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप उसको वैसे ही नोट्स बनाइए, वैसे ही पढ़िए। और अगर इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से अपना कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, उसको में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को याद भी रहेगा और उसका आउटपुट भी सबसे ज़्यादा अपन दे पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।